औद्योगिकरण, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने क्या आता है? बड़ी बड़ी चिमनियां, धुआं उगलते कारखाने, मशीनों का शोर, यही सब ना? हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कहानी कारखानों से बहुत पहले इंग्लैंड के शांत हरे भरे गांवों में शुरू हुई थी, जहां किसान अपने घरों में बैठकर दुनिया के बाजारों के लिए सामान बना रहे थे। आज हम इसी कहानी की एक एक परत खोलकर देखने वाले हैं। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक देश में हुआ एक छोटा सा आविष्कार हजारों मील दूर दूसरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। ये एक ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी है जो धागे और कपास से लड़ी गई। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे तकनीक, व्यापार और राजनीति की इस लड़ाई ने आम इंसान की जिंदगी पर असर डाला, चाहे वो ब्रिटेन की मिल में काम करने वाला मजदूर हो या भारत का वो बुनकर जिसका हुनर पीढ़ियों की विरासत था। तो चलिए शुरू करते हैं, कारखानों से भी पहले के दौर से। इस दौर को इतिहासकार आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, लेकिन इसका सिस्टम बड़ा सीधा साधा था। हाँ, आप कल्पना कीजिए कि आप एक शहर के व्यापारी हैं, आपको कपड़ा बनवाना है, लेकिन शहर में आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ गिल्ड्स का कब्जा है। गिल्ड्स मतलब कारीगरों के संगठन। हाँ, और ये बहुत ताकतवर संगठन थे। उनकी मर्जी के बिना कोई नया बंदा शहर में कारोबार शुरू ही नहीं कर सकता था। उन्हें एक तरह की क्या कहते हैं, मोनोपोली मिली हुई थी। तो एक तरह से एंट्री बैरियर था, नए खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं थी। एग्जैक्टली। तो व्यापारी क्या करता था? वो गांव जाता था, वहां किसानों को थोड़ा एडवांस पैसा देता था और कहता था, ये लो पैसा और मेरे लिए सूत काट दो या कपड़ा बुन दो। और किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छा रहा होगा। शानदार मौका था। खेती बाड़ी से तो पेट भर ही रहा था, लेकिन इस काम से उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती थी, जिससे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। मतलब ये एक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम था। फैक्ट्री एक जगह नहीं बल्कि 100 घरों में फैली हुई थी। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पूरा प्रोसेस स्टेप्स में बटा हुआ था। एक स्टेपलर होता था जो ऊन को रेशों के हिसाब से छांटता था। अच्छा। फिर वो सूत फुलर्स के पास जाता था जो कपड़े में चुन्नटे डालता था। ये पूरी एक असेंबली लाइन थी जो गांव-गांव में फैली हुई थी। और इन सब गांवों को, इन हजारों घरों को एक साथ कौन जोड़ता था? वो था लंदन। सारा तैयार माल फिनिशिंग के लिए लंदन भेजा जाता था। कपड़े पर अंतिम चमक देना, उसे रंगना, ये सब वहीं होता था। इसीलिए लंदन को उस दौर का फिनिशिंग सेंटर कहा जाता था। तो मतलब गांव की झोपड़ी में बना कपड़ा दुनिया के बाजारों में जा रहा था। हाँ, सोचिए, इंग्लैंड के किसी छोटे से गांव की एक झोपड़ी में बना कपड़ा अटलांटिक पार जा रहा है। ये वो नेटवर्क था। लेकिन फिर आया मशीनों का दौर। 18वीं सदी के आखिर में रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की नींव रखी और कपास इस नए दौर का सिंबल बन गया। अचानक से सब कुछ बदलने लगा। आर्कराइट का असली कमाल सिर्फ मशीन बनाना नहीं था, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाना था। पहले जो काम 100 अलग-अलग झोपड़ियों में हो रहा था, सूत काटना, कपड़ा बुनना, हाँ, वो सब अब एक ही छत के नीचे एक ही मालिक की निगरानी में होने लगा। इससे दो बड़ी चीजें हुई। एक तो उत्पादन की रफ्तार रॉकेट की तरह बढ़ गई, और दूसरा, क्वालिटी पर कंट्रोल रखना बहुत आसान हो गया। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मशीनें इतनी कमाल की थीं, इतना तेजी से और इतना अच्छा कपड़ा बना रही थीं, तो कोई भी उद्योगपति हाथ से काम क्यों करवाएगा? ये तो ऐसा है कि आज कोई कहे कि मैं कंप्यूटर छोड़कर टाइपराइटर पे काम करूंगा। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। 19वीं सदी में भी उद्योगपति हाथ के मजदूरों को क्यों रखे हुए थे? ये उस दौर का सबसे बड़ा बिजनेस पैराडॉक्स था, और इसका जवाब सिर्फ एक नहीं, बल्कि उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था की 3 गहरी सच्चाइयों में छिपा है। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई थी, इंसान मशीनों से सस्ते थे। क्या मतलब? मतलब ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। गांव के गरीब किसान, बेरोजगार लोग सब काम की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे थे। तो जब आपको बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिए हजारों लोग तैयार मिल जाएं, तो आप महंगी मशीन में पैसा क्यों लगाएंगे? एग्जैक्टली। आप लाखों पाउंड खर्च करके एक ऐसी मशीन क्यों लगाएंगे जो महंगी भी है और जिसके रखरखाव का खर्चा भी बहुत है? सिंपल इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो ये डिमांड और सप्लाई का खेल था। मजदूरों की सप्लाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी कीमत गिर गई। बिल्कुल। दूसरा कारण था काम का मौसमी होना। कई उद्योग ऐसे थे जिनमें साल के कुछ महीने ही काम होता था, जैसे शराब की भट्टियां, गैस घर या बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत। हाँ,
ये सब काम सर्दियों में ज्यादा होते थे। अब कोई मालिक थोड़े महीनों के काम के लिए महंगी मशीन लगाकर क्यों रखेगा? इससे अच्छा था कि जब जरूरत हो मजदूरों को काम पर बुला लो। और जब काम खत्म तो उन्हें हटा दो। सही, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम। और तीसरा कारण, ये तो और भी दिलचस्प होगा। तीसरा कारण समाज के ऊपरी तबके से जुड़ा था, यानी विक्टोरियन ब्रिटेन के अमीर और अभिजात वर्ग से। अच्छा। मशीनों से बना सामान एक जैसा यूनिफॉर्म होता था, लेकिन अमीरों को ये पसंद नहीं था। उन्हें चाहिए थी हाथ से बनी बारीक डिजाइन वाली यूनिक चीजें। मतलब कस्टम मेड सामान। हाँ, हाथ से बना एक कोट या एक मेजपोश उनके लिए क्लास और शान का प्रतीक था। वो बारीक कारीगरी मशीनें नहीं कर सकती थीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से समाज के अमीर वर्ग की पसंद ने टेक्नोलॉजी की रफ्तार को धीमा कर दिया? ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग ही नई टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनाते हैं। इस मामले में तो बिल्कुल यही हुआ। उनकी डिमांड की वजह से हाथ के कारीगरों का काम चलता रहा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब मजदूरों की जिंदगी की कीमत पर हो रहा था। हाँ, उनकी जिंदगी कैसी थी? क्योंकि एक तरफ तो काम मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शोषण भी तो होगा। बहुत बुरा हाल था। शहरों में काम की तलाश में आने वालों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं थी। नौकरी मिलना भी इस बात पर निर्भर करता था कि आपकी जान पहचान है या नहीं। अच्छा। कई लोगों के पास रात को सोने की जगह तक नहीं होती थी। उन्हें पुलों के नीचे या सरकारी रहन बसेरों में रातें गुजारनी पड़ती थी। और जब टेक्नोलॉजी का डर इस गरीबी से जुड़ा तो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। आप स्पिनिंग जेनी की बात कर रही हैं ना? हाँ, 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने ये मशीन बनाई। सोचिए, एक लकड़ी का ढांचा जिसमें एक बड़ा पहिया घुमाने से 8 तकलियां एक साथ घूमती थीं। यानी एक मजदूर अब 8 लोगों के बराबर सूत काट सकता था। बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिहाज से ये क्रांति थी, लेकिन मजदूरों के लिए ये एक विलन बनकर आई। तो मतलब जो पहला बड़ा विरोध हुआ, वो बड़े बड़े कारखानों में नहीं, बल्कि घरों में काम करने वाली औरतों की तरफ से आया। ये बात तो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये मशीन सीधे उनके किचन पर, उनके घर के चूल्हे पर हमला कर रही थी। जिन औरतों का गुजारा हाथ से ऊन काटकर चलता था, उन्हें लगा कि ये एक मशीन उनकी रोजी रोटी छीन लेगी। ये उनके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये उनके वजूद पर खतरा थी। इसलिए उन्होंने इन नई मशीनों पर हिंसक हमले किए, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। ये टेक्नोलॉजी के खिलाफ आम आदमी का गुस्सा था। तो ये जो भीमकाय मशीनें ब्रिटेन में लग रही थीं, इन्हें चलाने के लिए ईंधन चाहिए था, और इनका ईंधन था कपास, ढेर सारा कपास। और साथ ही इनसे जो लाखों मीटर कपड़ा बन रहा था, उसे बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी चाहिए था। तो ब्रिटेन की नजरें कहाँ गईं? सीधे दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा बाजार और कपास उत्पादक पर, भारत। और यहीं से कहानी एक बहुत दुखद मोड़ लेती है। मशीनों के आने से पहले तक भारत तो दुनिया का टेक्सटाइल सुपर पावर था। बिल्कुल, हमारा सूती और रेशमी कपड़ा अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर था। सूरत और हुगली जैसे बंदरगाहों से पूरी दुनिया में हमारा माल जाता था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और सत्ता पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इस व्यापारिक नेटवर्क को तोड़ा। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह धीरे धीरे खत्म होने लगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने सारा व्यापार बॉम्बे और कलकत्ता जैसे अपने नए बंदरगाहों से करना शुरू कर दिया। ये साफ इशारा था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। और उन्होंने सिर्फ बंदरगाह ही नहीं बदले, उन्होंने बुनकरों को कंट्रोल करने का तरीका भी बदल दिया। उन्होंने वो गुमाश्ता नाम के लोगों को नियुक्त किया। ये कौन थे? गुमाश्ता कंपनी के वेतनभोगी एजेंट थे। उनका काम था बुनकरों पर निगरानी रखना। वे बुनकरों को एडवांस या कर्ज देते थे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? कि वे अपना बनाया माल किसी और को नहीं बेच सकते, सिर्फ कंपनी को ही देंगे। ये तो बंधुआ मजदूरी जैसा लग रहा है। एक तरह से था भी। समस्या ये थी कि ये गुमाश्ता अक्सर बाहरी होते थे। गांव से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। वो बड़े घमंड से पेश आते थे, अपने साथ सिपाही लेकर चलते थे। अच्छा। अगर माल समय पर तैयार नहीं हुआ या क्वालिटी में कोई कमी हुई तो बुनकरों को सजा दी जाती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। कर्ज के जाल में फंसे कई बुनकरों को अपनी छोटी मोटी जमीन तक बेचनी पड़ी। और इसके बाद भारतीय कपड़ा उद्योग पर दो तरफा हमला हुआ। हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में पहला हमला था व्यापारिक नीतियों का। ब्रिटेन ने अपने उद्योगपतियों के दबाव में आकर भारत से आने वाले कपड़े पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि वो महंगा हो जाए। हाँ, इससे हमारा कपड़ा ब्रिटेन में बहुत महंगा हो गया। और साथ ही उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वो मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते मशीनी कपड़े से भारत के बाजारों को भर दे। और इसके आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े होश उड़ा देते हैं। 1811 में भारत से बाहर जाने वाले कुल सामान में
33% हिस्सा सूती कपड़े का था। 1/3 मतलब देश की एक्सपोर्ट इकोनॉमी कपड़े पर चल रही थी। बिल्कुल। और अब सुनिए, 1851 आते आते सिर्फ 40 साल में ये 33% गिरकर सिर्फ 3% रह गया। 3%? ये तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने जैसा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की बर्बाद जिंदगियां हैं। सही बात है। पीढ़ियों से जो हुनर चला आ रहा था, वो रातों रात सड़क पर आ गया। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, बर्बाद। ये एक आर्थिक सुनामी थी जिसने पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए। और जब बुनकर इस झटके से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे, तब उन पर दूसरा हमला हुआ। वो क्या था? 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। उसका भारत से क्या लेना देना? सीधा लेना देना था। ब्रिटेन की मिलों को कच्चा कपास अमेरिका से मिलता था। गृह युद्ध की वजह से वो सप्लाई बंद हो गई, तो ब्रिटेन ने घबराकर भारत से कच्चा कपास खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि भारत में कच्चे कपास के दाम आसमान पर पहुंच गए। अब भारतीय बुनकरों के पास ना तो कपड़ा बेचने के लिए बाजार बचा था और न ही कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल खरीदने के पैसे। वे पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन इसी अंधेरे में भारत में एक नई सुबह की उम्मीद भी जग रही थी। भारत में अब अपने कारखाने लगने शुरू हो रहे थे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। 1854 में बंबई में पहली सूती मिल खुली, फिर 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल, और इस बदलाव को लीड करने वाले थे जे.एन. टाटा और सेठ हुकुमचंद जैसे भारतीय उद्योगपति। और इन शुरुआती भारतीय उद्योगों को बढ़ने में 2 बड़ी घटनाओं ने मदद की है ना? बिल्कुल। पहली थी 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ स्वदेशी आंदोलन। जब राष्ट्रवादियों ने लोगों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने को कहा, तो अचानक भारतीय मिलों में बने कपड़े की मांग आसमान छूने लगी। ये उनके लिए एक संजीवनी जैसा था। हाँ, और दूसरा और शायद सबसे बड़ा मौका मिला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। वो कैसे? जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटेन की सारी मिलें फौज के लिए वर्दी, टेंट, जूते ये सब बनाने में लग गईं। तो मैनचेस्टर से भारत आने वाला कपड़ा लगभग बंद हो गया। तो भारतीय मिलों के लिए पूरा मैदान खाली हो गया। बिल्कुल। उनके पास पूरे घरेलू बाजार पर कब्जा करने का ये एक सुनहरा मौका था, और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। युद्ध के दौरान भारतीय फैक्ट्रियां दिन रात चली। लेकिन एक बात समझनी होगी, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आने का मतलब ये नहीं था कि छोटे कारीगर और बुनकर पूरी तरह से खत्म हो गए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने भी जिंदा रहने के रास्ते खोज निकाले। हाँ, उन्होंने 2 काम किए। पहला, उन्होंने नई तकनीक अपनाई, जैसे फ्लाई शटल। ये रस्सियों और पुलियों से चलने वाला एक मैकेनिकल औजार था, जिससे बुनाई की रफ्तार दोगुनी हो जाती थी। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था अपनी खासियत पर फोकस करना। मशीनें एक जैसा मोटा या सामान्य कपड़ा बना सकती थीं, लेकिन वो बनारसी साड़ियों की जटिल डिजाइन या मद्रास की लुंगी की खास बुनावट, हाँ, उसकी नकल नहीं कर सकती थी। तो बुनकरों ने ऐसे आला दर्जे के कपड़े बनाने पर ध्यान दिया, जिनकी एक खास बाजार में हमेशा मांग बनी रही। उन्होंने अपने हुनर को अपनी ताकत बनाया। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सामान बेचने की कला, यानी विज्ञापन। ये लड़ाई सिर्फ फैक्ट्री में नहीं, बाजार में भी लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। मैनचेस्टर में बने कपड़े के थान पर एक लेबल लगा होता था, मेड इन मैनचेस्टर। ये लेबल क्वालिटी की गारंटी माना जाता था। लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। ये उस दौर की ब्रांडिंग थी। लेकिन जब उन्हें भारतीय ग्राहकों को लुभाना था, तो उन्होंने एक अलग ही तिकड़म लगाई। हाँ, उन्होंने भारतीय मानस को समझा। उन्होंने अपने कपड़ों के बंडलों और लेबलों पर कृष्ण, सरस्वती, महाराजा रंजीत सिंह जैसे भारतीय देवी देवताओं और नायकों की तस्वीरें छापनी शुरू कर दी। इसका मकसद क्या था? मकसद साफ था, लोग उस विदेशी सामान से एक अपनापन, एक पवित्रता का भाव महसूस करें। अगर लेबल पर भगवान की तस्वीर है, तो चीज अच्छी ही होगी। इसका जवाब भारतीय उद्योगपतियों ने कैसे दिया? उन्होंने राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाया। उनके विज्ञापनों में देवी देवताओं की तस्वीरें तो होती ही थीं, साथ में एक साफ संदेश भी होता था। जैसे? एक विज्ञापन में लिखा था, यदि आप राष्ट्र की परवाह करते हैं, तो भारतीयों द्वारा बनाया गया सामान ही खरीदें। विज्ञापनों को स्वदेशी आंदोलन का एक माध्यम बना दिया गया। ये एक तरह की मार्केटिंग वॉर थी। तो आज के इस बातचीत से ये तो साफ है कि औद्योगिकरण सिर्फ मशीनों और कारखानों की कहानी नहीं है। ये गांव से शहरों तक, हाथ के हुनर से मशीनी उत्पादन तक और ब्रिटेन की सत्ता से भारत के संघर्ष तक फैली एक बहुत जटिल और उलझी हुई यात्रा है। बिल्कुल। इसमें तकनीक है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, और इन सब के बीच पिसता हुआ आम इंसान है।
और अंत में एक विचार छोड़कर जाता हूँ। हमने देखा कि कैसे 100 साल पहले विज्ञापनों में देवी देवताओं और राष्ट्रीयता का इस्तेमाल ग्राहकों से भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए किया जाता था। ये सोचने वाली बात है कि आज इतने सालों बाद जब हम किसी ब्रांड को देश का गौरव या किसी उत्पाद को अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर बेचा जाता देखते हैं, तो क्या हम उसी पुरानी रणनीति की एक नई और शायद ज्यादा परिष्कृत झलक नहीं देख रहे होते?